सुप्रभात। आज हम लोग वसंत भाग 2 से पाठ हिमालय की बेटियां पढ़ेंगे, जिसके लेखक नागार्जुन हैं। हिमालय की बेटियां अर्थात हिमालय से निकलने वाली नदियों का वर्णन किया गया है। तो इस पाठ में हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में बताया गया है। हिमालय की शिराओं से निकलती हुई वे कैसे अपना रूप परिवर्तन करती हैं, यही लेखक ने दर्शाया है। आगे लेखक की भावना का वर्णन किया गया है। लेखक जब दूर से हिमालय की गोदी से निकलती नदियों को देखता था तो वे उसे बहुत सुंदर प्रतीत होती थी। उनका स्वरूप एकदम गंभीर, शांत और अपने आप में मस्त दिखाई देता था। वे शिष्ट महिला की भांति दिखती थी। लेखक के मन में उनके प्रति बहुत आदर और श्रद्धा का भाव था। जब वह उनमें डुबकियां लगाता तो ऐसा प्रतीत होता जैसे माँ, दादी, मौसी या मामी की गोद में खेल रहा हो। अर्थात नदियों के साथ लेखक की आत्मीय भावना जुड़ी थी। आगे नदियों की सुंदरता से वे प्रभावित होते हैं। बहुत वर्षों तक लेखक नदियों को काफ़ी दूर से देखता रहा, लेकिन एक बार वह हिमालय की चढ़ाई चढ़ा तो उसे नदियों का बदला हुआ आकर्षक रूप देखने का अवसर प्राप्त हुआ। उसे बहुत हैरानी थी। पर्वत के मध्य तो गंगा, यमुना, सतलुज कितने दुबली पतली दिखाई पड़ती हैं, लेकिन समतल धरातल पर पहुंचते ही विशाल रूप में बदल जाती हैं। इनका उछलना कूदना, खिलखिलाना, भाव भंगिमाएं बनाना और उल्लास सब समाप्त हो जाता है। अर्थात जब नदियां पहाड़ों से निकलती हैं तो जल की धाराओं के रूप में तेजी से बहकर वह खूब शोर करके अनेक स्वरूप बदलकर उत्साह से परिपूर्ण आगे बढ़ती हैं। वे बिल्कुल अल्हड़ बाला की तरह लगती हैं, लेकिन मैदानों में आते ही विशाल और शांत रूप में बहने लगती हैं। लेखक को लगता है कि कोई सुंदर कन्या या कली भी इतना आकर्षित नहीं करती जितना हिमालय की बेटियां करती हैं। आगे नदियों के लक्ष्य के बारे में कहा गया है कि लेखक को यह समझ में नहीं आता कि निरंतर शांत स्वरूप में आगे बढ़ती नदियों का लक्ष्य क्या है। ये किससे मिलने की चाह में आगे बढ़ती जा रही हैं। अपार प्रेम करने वाले पिता हिमालय को छोड़कर ये किसका प्रेम पाना चाहती हैं। जिस प्रकार बेटियां ससुराल के जाने के समय मायके की हर चीज जिसे वे प्रेम करती हैं खुशी खुशी छोड़ जाती हैं, उसी प्रकार हिमालय की बेटियां भी बर्फ से ढकी पहाड़ियां, पौधों से भरपूर घाटियां, गहरी गुफाएं, हरी भरी घाटियां सब कुछ छोड़कर समुद्र की ओर बढ़ जाती हैं। कुछ आगे बढ़कर देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा कैल के जंगलों में जाकर उन्हें अवश्य अपने बचपन की याद आती होगी। जैसे घर का बड़ा बूढ़ा अपनी संतान की फिक्र करता है, उसी तरह हिमालय भी अपनी बेटियों के लिए चिंतित होता होगा। नदियों के चले जाने के बाद पूरे उत्तर में निस्तब्धता छा जाती है। आगे सिंधु और ब्रह्मपुत्र की विशेषताओं का वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो ऐसी महानदियां हैं जो हिमालय के हृदय की बर्फ से पिघली बूंदों से अपना अस्तित्व पाती हैं और निरंतर समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। इन्हें महानद भी कहा जाता है। लेकिन इनको देखकर लेखक की आंखों के सामने हिमालय की अन्य पुत्रियों अर्थात छोटी बड़ी सभी नदियां रावी, सतलुज, व्यास, चनाव, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि का सुंदर स्वरूप भी लेखक के सामने छाने लगता है। हिमालय और नदियों और समुद्र से नदियों का रिश्ता। लेखक को बूढ़ा हिमालय इन नदियों का पिता मालूम होता है। जिस प्रकार छोटे बच्चे माता पिता से कोई शर्म नहीं करते उसे लगता है, वैसे ही नदियों ने भी अपना नंग धड़ंग बचपन हिमालय रूपी माता पिता के गोद में बिताया है और फिर बड़ा स्वरूप पाते पाते ये चल पड़ती हैं अब सागर के पास। ऐसा सोचते ही लेखक को सागर दामाद और हिमालय ससुर लगता है, यानी हिमालय ने अपनी बेटियां सागर के हाथों में सौंपी हों। आगे कालिदास के प्रसंग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नदियों को देखकर लेखक को यह भी याद आता है कि एक बार कालिदास के विधि यक्ष ने मेघदूत अर्थात बादल से कहा था कि तुम वेत्रवती नदी को प्रेम का संदेश अवश्य देना।
वह तुम्हें प्रेम करती है और तुम्हें पाकर अवश्य प्रसन्न होगी। लेखक को लगता है कि महाकवि को भी नदियों का जीवंत और सजीव रूप पसंद था। वास्तव में पहाड़ों से निकलती नदियाँ व समतल धरातल पर बहती नदियों को जो भी देखेगा वह दोनों में अत्यधिक अंतर पाएगा, क्योंकि पहाड़ों पर बहने वाली नदियाँ तो अल्हड़ बच्चियों के रूप में दिखाई देती हैं। वह मैदानों में बहती नदियाँ अपने आप में मस्त नव यौवना के रूप में सभी को आकर्षित करती है। आगे नदियों के विभिन्न रूप का वर्णन करते हुए कहा गया है कि काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता का रूप दिया, क्योंकि ये सर्वस्व कल्याण ही करती हैं। कुछ कवियों ने इन्हें प्रेयसी अर्थात प्रेमिका माना है और कितने ही कवियों ने इन्हें बहन का स्थान भी दिया है। एक बार लेखक स्वयं मन से बहुत उचाट थे तो तिब्बत में सतलुज के किनारे जाकर बैठे। पांव पानी में लटका दिए तो थोड़ी देर में तन और मन ताज़ा सा प्रतीत होने लगा और लेखक कह उठा कि सतलुज बहन तुम्हारी जय हो, तुम्हारा स्वरूप बहुत प्रिय है, तुमसे तो हृदय प्रसन्न हो, सारी खुमारी आलस्य दूर हो गया, मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ। तुम पुत्री हो और हिमालय तुम्हारा पिता, पिता हिमालय चुपचाप रहकर भी तुम्हारे लिए चिंतित है। प्रकृति तो नर्तकी के समान है, इसी प्रकृति के प्रांगण में हिमालय अपनी अद्भुत और अनुपम छटा बिखेर रहा है। हे सतलुज बहन तुम्हारी जय हो।